Takao मैम आगम पे यहाँ मंच पर उपस्थित सरकार में हमारा सहयोगी ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो इस बार 2024 के वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारा भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी हैं श्री बमांग फेलिक्स जी, यहाँ के स्थानीय विधायक श्री तालेन तवो जी, 2024 के भारतीय जनता पार्टी के 32 रुमगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारा ऑफिशियल कैंडिडेट, मंच पर उपस्थित सीनियर लीडर इस रीजन के फॉर्मर मिनिस्टर श्री तमियो तागा जी, हमारे चेयरमैन बायोडाइवर्सिटी श्री तईक गोई जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सियांग यूनिट के इंचार्ज मैडम यामंग मोदी जी, इस मंडल के अध्यक्ष श्री तकेन यासिंग जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट श्री तायू जयराम जी, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता गुमजुम हैदर जी, हमारे चेयरमैन इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के श्री तारिंग निगांग जी, हमारे जेपीएम मैडम याकी तारिंग जी, मैडम यमयोग ताली जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे पंचायत के ग्राम चेयरपर्सन, ग्राम मेंबर और हमारे गांगबुरीज और सभी हमारे 32 रुमगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी के बीजेपी के हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता और भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी रुमगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी जो लोग आज यहाँ पे आए हैं और खास करके अपने काइंग के वासियों को आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूं। आप सब लोग ने लंबा अवसर तक 2 महीना से भी अधिक हमारा इस काइंग विजिट में आप सभी लोग ने तैयारी करके ये पंडाल वगैरह और स्टेज वगैरह बना के 2 महीना से आप लोग यहाँ वेट कर रहा है, इसको पूरा हमको पता है। तो इसके लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज से ठीक 1 महीना पहले मार्च 4 तारीख को हमको जाना था वहां तातो, वहां पे एक बड़ा अमाउंट लैंड कंपनसेशन का हमको डिसबर्समेंट वहां पे करना था। जाना था हमको हेलीकॉप्टर से, लेकिन उस वक्त में काफी बारिश हुआ तो अचानक प्रोग्राम बन गया कि ईटानगर से तातो पूरा बाय रोड जाना है। तो मैं रातों रात यहाँ से इसी सड़क से मैं गुजर के आगे में जहाँ ग्रेफ का कैंप है वहां जाके मैं सोया। जाते वक्त भी इस स्ट्रक्चर को देख के आया और तातो से नेक्स्ट दिन 5 तारीख को वहां पे प्रोग्राम करके फिर तातो से जो वापस आया, वापस आते वक्त भी इस टेंट को देख के गया। तो मन ही मन लगा कि यहाँ का कार्यक्रम तो हमको पहले ही कंडक्ट करना चाहिए था, मगर बारिश के कारण से वो हो नहीं पाया। चलो देर से आया मगर दुरुस्त होके आया, तो इसलिए आपको फिर दोबारा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे हमारा सहयोगी बमांग फेलिक्स साहब जो चेयरमैन है कैंपेन कमेटी का वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का, उन्होंने जैसे कहा कि अभी चुनाव का माहौल है और पूरा तवांग से लेके हमारा आज लास्ट यहाँ पे रुमगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी में आया है। तो इस बार का जो चुनाव है आप सभी को पता है, अपने राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले ही 10 सीट अनअपोज होके अपना खाता खोल चुका है। 10 सीट अनअपोज होके अभी भारतीय जनता पार्टी आउट ऑफ 60 कॉन्स्टिट्यूंसी 10 सीट अनकॉन्टेस्ट हो चुका है और बाकी 50 सीट में अपना नॉमिनेशन डाल के अभी हम लोग चुनाव की तैयारी होके आगे बढ़ रहा है। और इस बीच अपना 32 रुमगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी का हमारा सिटिंग एमएलए श्री तालेन तवो जी दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड भारतीय जनता पार्टी ने इनको फिर दोबारा चुनाव लड़ने का टिकट घोषणा किया है। और उस घोषणा को देखते हुए हमारा सीनियर कार्यकर्ता 2 इस कॉन्स्टिट्यूंसी का है, फॉर्मर मिनिस्टर श्री तमियो तागा जी और अपना चेयरमैन तईक गोई जी, उन दोनों भी साथ में बैठकर अभी यहाँ मंच में भी उपस्थित है। उन दोनों भी अपना पार्टी को और भी मजबूत बनाने के लिए उनके साथ दे रहा है। और जिस प्रकार से पूरे अरुणाचल प्रदेश का जो माहौल है, ये माहौल किस प्रकार से है ये पूरा हमको पता है, क्योंकि पिछले 8 वर्षों से मैं आप सबको बताना चाहेगा कि मैं हमेशा अक्टूबर से लेकर मार्च तक हमेशा मैं टूरिंग करता हूँ
और इस दौरान हमने देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार ने पिछले 7-8 साल में जो काम करके दिखाया, परफॉर्मेंस बेस को देखते हुए अरुणाचल का पूरे जनता ने मन बना लिया है कि इस बार और एक बार मोदी सरकार, दिल्ली में भी मोदी सरकार और अरुणाचल में भी अपना बीजेपी का सरकार, तो पूरा अरुणाचल का माहौल पूरा बीजेपी के प्रति बहुत ही अच्छा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके लीडरशिप पर पूरे अरुणाचल प्रदेश में और अपना नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा बड़ा काम हुआ है। आज यहाँ काइंग में उपस्थित जितने भी हमारा सीनियर लीडर्स हैं, यहाँ मंच पर बैठा हुआ है, वहाँ जितने भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी का सीनियर लीडर है, बुजुर्ग है, आप सभी लोग ने देखा है कि मोदी साहब का टाइम पर 2014 के बाद 2014 के बाद इतना रैपिड डेवलपमेंट हुआ, इतना फास्ट क्विक डेवलपमेंट हुआ है। सरकारें तो पहले भी था, आजादी के बाद में दिल्ली में हम लोग केंद्र सरकार में कई सारा प्रधानमंत्री हम लोग देख चुके हैं, राज्य में भी कई सारा पार्टी को हम लोग देख चुके हैं, कई सारा मुख्यमंत्री को भी हम लोग देख चुके हैं। मगर 2014 के बाद में जो प्रगति जो हुआ है, ये एक अपने आप में ही एक हिस्टोरिक है। आप लोग बताइए, आप लोग थोड़ा सा कल्पना कीजिए, थोड़ा सा आप लोग सोचिए, 2014 से पहले अपना नॉर्थ ईस्ट का किस प्रकार से पहचान था अपने ही देश में। जो लोग बड़ा बड़ा शहरों में जो लोग बसे हुए हैं, चाहे वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कई जहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, वहां पे जो लोग बैठा हुआ है अपने ही देश में, वो लोग सोचते थे नॉर्थ ईस्ट उस वक्त में जितने भी जो नेगेटिव चीजों के ऊपर में जाना जाता था। पुराना नॉर्थ ईस्ट का पहचान ये था कि हमारा नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के मामला में जाना जाता था। पुराना नॉर्थ ईस्ट अंडर डेवलपमेंट नहीं होने का कारण से जाना जाता था। पुराना नॉर्थ ईस्ट करप्शन के वजह से जाना जाता था। इन सारा चीजों को अभी बदल दिया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बदला है। मोदी साहब प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात का मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने पूरा नॉर्थ ईस्ट को ट्रेवल किया है, पूरा देखा है, स्टेट ट्रांसपोर्ट बस में एक चप्पल पहन के, एक झोला भूख के। इसीलिए मोदी साहब को अपना नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम्स को बारे में भी पता है, नॉर्थ ईस्ट का अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी पता है। सो 2014 में जैसे प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी साहब ने सबसे पहले उनका स्टेटमेंट नॉर्थ ईस्ट के लिए ये था, ये देश तो भी डेवलप होगा जब अपना नॉर्थ ईस्ट डेवलप होगा। और साथ ही साथ उन्होंने जितने भी जो अपना यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनको डायरेक्शंस दिया कि हर एक 15 दिन के अंतर्गत में कोई ना कोई यूनियन मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट में जाके टूर करना चाहिए और टूर करते वक्त अपने अपने डिपार्टमेंट का जो भी प्रॉब्लम है उस राज्य में जाके उस प्रॉब्लम को सोल्व करके फिर वापस दिल्ली आना है। सो 2014 से लेके अभी तक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स का नॉर्थ ईस्ट में जो विजिट हुआ, मोर देन 500 टाइम्स, 500 से भी अधिक बार यूनियन मिनिस्टर्स लोग नॉर्थ ईस्ट में आके टूर किया। टूर करने के बाद अपना डिपार्टमेंट का जो समस्या था उसको सोल्व करके फिर वो लोग वापस दिल्ली जाते हैं। और 1947 से लेके 2014 बहुत सारा प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री, उन सभी प्रधानमंत्री का नॉर्थ ईस्ट में अगर पूरा विजिट का टोटल करें तो नरेंद्र मोदी जी अकेला आदमी का बराबर तक भी नहीं पहुंचता है। सो इस प्रकार से प्यार अपना प्रधानमंत्री जी अपने नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश को प्यार करते हैं। अभी रिसेंटली मार्च 9 तारीख में माननीय पीएम नरेंद्र मोदी साहब ईटानगर में आए। आप सभी लोग कुछ लोग वहां लाइव प्रोग्राम भी आईजी पार्क में विटनेस किए होंगे और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप सब लोग सोशल मीडिया भी देखे होंगे। तो ईटानगर में आने के बाद माननीय पीएम साहब ने नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हर एक राज्य का ईटानगर से बैठ के उन्होंने फाउंडेशन स्टोन और उन्होंने इनोग्रेशन ईटानगर से किया।
कुल मिला के 55,000 करोड़ 55,000 करोड़ का प्रोग्राम ईटानगर से कंडक्ट किया। उस 55,000 करोड़ में से अपना अरुणाचल प्रदेश का 41,000 करोड़ अरुणाचल प्रदेश के लिए है। और आने वाला दिनों में ये 41,000 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। आने वाला दिनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से और भी यहाँ पे लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट अपना अरुणाचल प्रदेश में होने वाला है। तो इसीलिए 2024 का इलेक्शन हम सब अरुणाचल के वासियों के लिए, 32 रुमगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए, हम सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ से अपना जो उम्मीदवार है श्री इंजीनियर अपना तालिम ताबो जी को यहाँ से एकदम आप लोग अच्छा मेजोरिटी देखते हुए दोबारा इनको वहाँ असेंबली में ईटानगर में भेजना ये बहुत ही आवश्यक है। अभी इस बार अपना भारतीय जनता पार्टी का ओर से ये क्लियर कट एक मैसेज है कि अभी गलती से अरुणाचल प्रदेश में आउट ऑफ 60 कॉन्स्टिट्यूंसी अगर नॉन बीजेपी भी एमएलए अगर बन जाता है, कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी एमएलए अगर बन जाने का बाद में वो ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है वो पूरा बंद किया जाएगा। ये पार्टी का डिसीजन है। इसीलिए मेरा सबसे ये निवेदन होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी में शायद अपना तालिम ताबो जी को मिला के 4 कैंडिडेट है, तो बाकी जो 3 कैंडिडेट जो ऑपोजिशन है वो लोग तो अभी फंस चुका है, क्योंकि अभी विड्रॉ कर नहीं पाएगा। विड्रॉ करने का डेट जो है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। सो इसलिए उनके साथ में कुछ अपना सीनियर लीडर्स भी हो सकता है, कुछ सपोर्टर्स भी हो सकता है। तो वापस आके अपना बीजेपी घर में ज्वाइन करने के लिए 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक हम लोग पूरा भारतीय जनता पार्टी का अपना गेट को हम लोग खोल के रखेंगे। यहाँ के हमारा जो मंडल प्रेसिडेंट है तकिन यासिन जी है, इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट तायू जेराम जी है, उनके साथ जितने भी जो कार्यकर्ता है फूल माला पहना के उनको वापस हम लोग घर में स्वागत करेंगे 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक, क्योंकि 17 अप्रैल शाम 5 बजे वो ऑफिशियल कैंपेन डेट अपना लास्ट टाइमिंग होता है। इसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का गेट जो है वो बंद हो जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहेंगे अपने जो फंस गया वाला कैंडिडेट के साथ में जो लोग चला गया वो लोग तो फंस गया, उनका तो उपाय नहीं है अभी। तो इसलिए उन लोग जो फंसा हुआ कैंडिडेट के साथ में नहीं जाना है, वापस फिर अपना घर में बीजेपी में आके ऐसे कार्यकर्ता साथ में बैठना चाहिए। डेवलपमेंट करेंगे तो सरकार ही करेंगे। और आप सबको पता है कि पिछले मोदी साहब का 10 टेन्योर में लगभग 10 वर्षों में अरुणाचल में हम लोग बीजेपी का जो पार्टी है, बीजेपी का जो सरकार है, पूरा कमिटमेंट का साथ में हम लोग काम करते हैं। आज देखिए आप लोग गांव में देखिए, पहले 2019 में आपका रुमगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत कम जगह में मोबाइल नेटवर्क पकड़ता था। आज देखिए मैक्सिमम जगह में अभी मोबाइल नेटवर्क पहुंच चुका है। जहां नहीं पहुंचा है वो भी अभी आने वाला दिनों में बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगा। और घर में देखिए अभी लाइट का हम लोग ने पहुंचा दिया, घर में पीने का पानी भी हम लोग ने पहुंचा दिया। जिनके पास घर नहीं है उसको भी घर बना के दिया। जिन घरों में गैस का कनेक्शन नहीं है वहां गैस का कनेक्शन भी दे दिया। जिन घरों में टॉयलेट्स नहीं था वहां टॉयलेट्स भी बना के दे दिया। और कोविड के दौरान से लेके अभी तक हर एक लोगों को चावल भी हम लोग फ्री देते हैं। तो ये सब कौन सा पार्टी करते हैं? बीजेपी पार्टी का कारण से ही ये सब कुछ मिल रहा है। आपका यहाँ पे रोड देखिए, अभी यहाँ काइम तक इतना अच्छा रोड आ गया है। काइम से लेके आगे दातो से लेके फिर मेचुका, वहां का रोड जो अभी अच्छा से अभी बन रहा है। मैं रिसेंटली दातो तक बाई रोड भी जाके आया। तो आने वाला दिनों में जो मेचुका का रोड बन जाएगा तो यहाँ से टूरिज्म इतना यहाँ से जाएगा कि आपका यहाँ पे काइम जो है मेचुका के लिए एंट्री गेट जैसे हो जाएगा। तो यहाँ में भी आने वाला दिनों में टूरिज्म का काफी प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छा है। मैं अभी थोड़ा देर पहले यहाँ में जो आईबी में गया
तो वहां में मैं देखा आईबी काफी पुराना है। उस आईबी को उद्घाटन किया अपना फर्स्ट चीफ मिनिस्टर पीके तुंगन साहब ने 1976 में मेरा जन्म ही नहीं हुआ था। तो मैंने अभी वो फोटो खींच के डायरेक्ट अपना फर्स्ट चीफ मिनिस्टर को मैंने व्हाट्सएप करके भेज दिया। तो वहां से आया कि आपको बेस्ट विशेष को भेज दिया और उनका एक रिक्वेस्ट था कि यहाँ पे एक नया अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाना चाहिए। मैं कहा कि यहाँ पे अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे अच्छा सर्किट हाउस आने वाला दिनों में कायिंग के वासियों के लिए हम बना देंगे। और इस प्रकार से अपना खास करके अपना आदि बेल्ट में मैं आप ये बात जो मैंने अपना ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड भी मैंने असेंबली में भी इस बात को कहा था। मैं आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में रुंगोंग में भी पहले आया हूँ, कायिंग तो पहले बाय रोड काफी बार आना जाना तो हुआ है। हेलीकॉप्टर से भी इस एरिया को मैंने काफी बार देखा है। जब हेलीकॉप्टर से देखता है तो यहाँ पे अपना खास करके जो पायुम सर्कल में ऐसे कई सारा गांव है, 10-11 गांव होगा। अभी गांव तो छोटा हो गया क्योंकि मैक्सिमम लोग वहां पे रोड नहीं है बोल के यहाँ पे कायिंग में आके बैठा और कुछ लोग वहां आलोतरा में भी जाके बैठा हुआ है। तो वहां में पायुम सर्कल में बहुत सारा गांव को अभी भी हम लोग रोड कनेक्शन देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बार हमने तय कर लिया कि ये 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी का एक टॉप प्रायोरिटी मैनिफेस्टो में हम लोग रिफ्लेक्ट करेंगे कि जहां जहां अरुणाचल प्रदेश में जो गांव में अभी तक रोड पहुंच नहीं पाया, उन सभी गांव में ये 5 साल का अंतर्गत में हम लोग रोड लेके पहुंचाएंगे। ये बीजेपी पार्टी का वादा है। और पायुम सर्कल को कनेक्शन करने के लिए वहां पे अपना सियोम रिवर का ऊपर में मेंचुंग एरिया जहां पे है, वहां पे हम लोग ब्रिज इसी साल हम लोग अप्रूव करके सैंक्शन करके देंगे। वो ब्रिज बन जाने का बाद में पायुम सर्कल जो है काफी एक्सेसिबिलिटी अच्छा हो जाएगा। और विद इन पायुम सर्कल में भी जहां जहां रोड नहीं है उसको भी हम लोग रोड नेटवर्क लेके हम लोग पहुंचाएंगे जरूर इस 5 साल के अंतर्गत पर। और साथ साथ आने वाला दिनों में अपना सियोम रिवर का ऊपर में जो स्टील आर्च एक ब्रिज है केरांग में, उसको भी हम लोग अप्रूव करके देंगे। और यहाँ कायिंग का पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और आपका रुंगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी में ये कायिंग एरिया ही थोड़ा सा टाउनशिप के रूप में अभी इसका अर्बन का भी हम लोग ने दर्जा दे दिया है। तो इस टाउनशिप को भी डेवलपमेंट करना सरकार का ड्यूटी होता है। आने वाला दिनों में अगर आप लोग तालिम ताबो जी को एमएलए बना के भेजते हैं तो अपना कायिंग को हम लोग एक एडीसी के रूप में दर्जा देंगे। और साथ ही साथ आज हम लोग जहाँ पे मीटिंग चल रहा है, इस मीटिंग को भी इस जनरल ग्राउंड को भी हम लोग अच्छा एक यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देते हुए इस ग्राउंड का भी पूरा हम लोग फेस लिफ्ट करेंगे। ये भी बीजेपी पार्टी का ये एक वादा है। अभी आने वाला दिनों में और भी बहुत सारा काम अरुणाचल का विकास के लिए हम सबको करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैंने कहा आप लोगों को कि 2024 का इलेक्शन अरुणाचल के सभी वासियों के लिए बहुत ही स्पेशल है। इसमें हम लोगों को गलती नहीं करना है। जैसे मैंने कहा कि इस देश में कई सारा प्रधानमंत्री हम लोग ने देखा है, कई सारा मुख्यमंत्री भी इस राज्य में हम लोग ने देखा है, मगर अभी का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग केंद्र सरकार और अपना राज्य सरकार, इस तरह का अच्छा वातावरण पहले हम लोगों को देखने को नहीं मिला। इसलिए नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश हमेशा हम लोग पिछड़ के बैठा। तो अभी नरेंद्र मोदी साहब वाकई में अरुणाचल प्रदेश को एक अच्छा एक अरुणाचल प्रदेश, एक प्रगति में चलने वाला एक अरुणाचल प्रदेश, एक विकसित अरुणाचल प्रदेश, डेवलप्ड अरुणाचल प्रदेश बनाना चाहता है। पॉलिटिकली देखा जाए तो हमारे पास केवल सिर्फ 2 ही लोकसभा एमपी है आउट ऑफ 543 लोकसभा में 543 एमपी होता है। उसमें 2 एमपी तो कुछ उसका कंपेयर में ही नहीं आता है, आंकड़ा में भी उसको गिना नहीं जाता है। मगर पॉलिटिक्स से भी ऊंचा दर्जा हम जितने भी अरुणाचल के जो वासियां हैं, जितने भी जो यहाँ पे ट्राइब्स है, अपना आदि, गालोन, निशी, आपतानी, मोनपा, ताकिन, वांगचो, जितने भी जो 26 ट्राइब्स है, उस ट्राइब्स को माननीय पीएम साहब काफी रेस्पेक्ट करते हैं।
उस ट्राइब्स को रेस्पेक्ट करते हुए आज देखिए अरुणाचल में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। हम लोग का बॉर्डर एरियाज में देखिए, बॉर्डर एरियाज में अभी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत पर अरुणाचल में पूरे बॉर्डर में जितने भी जो गांव है उन गांवों को डेवलप करने का संकल्प बीजेपी पार्टी ने उठाया है। आने वाला दिनों में अभी उन गांवों में भी जहां जहां रास्ता नहीं है, रास्ता का ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर उस गांव में भी फोकस करके बना रहा है। उन सभी गांवों में हमारा इंडियन आर्मी, हमारा आईटीबीपी और भूटान बॉर्डर में अपना एसएसबी है। एडमिनिस्ट्रेशन का साथ में, प्रशासन का साथ में मिलकर उन सब गांवों को डेवलप करने का एक टीम एफर्ट से, जॉइंट एफर्ट करके उन सभी गांवों को आगे बढ़ा रहा है। सो इस प्रकार से पूरा अरुणाचल का किस प्रकार से डेवलपमेंट होना है, बहुत अच्छा एक रोड मैप बन के पूरा तैयार किया गया है। अरुणाचल प्रदेश का जो यूथ है, जो युवा लोग हैं, बहुत अच्छा टैलेंट लोग हैं। सरकार की ओर से हमने पूरा कोशिश किया कि अपना युवाओं को पूरा साथ देने के लिए, उनके पास जो टैलेंट्स है उस टैलेंट्स के लिए हम लोग ने प्लेटफॉर्म हम लोग ने दिया, जैसे मिस्टर अरुणाचल का प्लेटफॉर्म, अरुणाचल आइडल का प्लेटफॉर्म, मिस अरुणाचल का प्लेटफॉर्म, अरुणाचल गॉट टैलेंट। इस प्रकार से प्लेटफॉर्म में युवाओं के लिए डेडिकेट किया और हमारा युवाओं लोग उस प्लेटफॉर्म को यूज करके आज देखिए हमारा इवन बॉलीवुड इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री वहां मुंबई में अपना अरुणाचल का युवाओं लोग वहां जाके फिल्मों में काम करता है, एक्टर एक्ट्रेस बन के, और बॉलीवुड मूवीज में गाना भी गाते हैं। आप सोचिए मुंबई में अरुणाचल से युवा जाके वहां गाना गाना, और वो भी हिंदी गाना गाना, कितना गर्व का बात है हम लोगों के लिए। तो हमारा युवाओं के लिए बहुत सारा टैलेंट है। आने वाला दिनों में भी हमारा युवाओं को पूरा फोकस करेंगे, इस प्रकार का और भी अपॉर्चुनिटीज अपना युवाओं के लिए हम लोग क्रिएट करके देंगे। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देखिए, अरुणाचल प्रदेश पहले हम लोगों का यहाँ राज्य में कोई भी नेशनल इवेंट हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर नहीं पाता था। कारण ये था कि अपने पास अरुणाचल में ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। मगर बीजेपी पार्टी के सरकार के टाइम पर अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कई सारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स के लिए हम लोग ने बनाया, और 2016 से लेके अगर अभी तक का आंकड़ा देखें तो हमारा अरुणाचल प्रदेश के हमारा स्पोर्ट्स पर्सन लोग नेशनल लेवल में और इंटरनेशनल लेवल में हजारों मेडल्स अपने राज्य के लिए जीत के लेके आया है। अभी आने वाला दिनों में और भी हमारा जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, साथ साथ जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, पूरा 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां में भी और भी हमारा स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटी हम लोग डेवलप करेंगे अपना युवाओं के लिए। तो इस प्रकार का रोड मैप अपना युवाओं को लेके चलने का पूरा हम लोग ने बनाया हुआ है। और साथ ही साथ अपना जो युवाओं लोग है इवन बिजनेस में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। 2020 में मैंने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया, खास करके जो बिजनेस में नया नया जो लोग आना चाहते हैं, स्टार्टअप प्रोग्राम को देखते हुए, तो ईटानगर में हमने एक इंक्यूबेशन एक सेंटर भी बनाया। इंक्यूबेशन सेंटर में लोगों से, अपना युवाओं से कंपटीशन करके स्टार्टअप्स में उनको फिर हम लोग सीड मनी भी दे के, इसका बाद IIM कलकत्ता से मेंटरशिप करा के उनको बिजनेस किस प्रकार से करना है उसको भी हम लोग सिखा के देते हैं। यही नहीं बल्कि और भी बिजनेस लोगों को आगे बढ़ाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, उसके अंतर्गत में अपना बिजनेस कम्युनिटीज लोगों को प्रमोशन करने के लिए हम लोग फ्रंट एंडेड सब्सिडी हम लोग देते हैं। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना के तहत उनको हम लोग टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब्सिडी देते हैं। तो पिछले कुछ सालों में अरुणाचल प्रदेश ने भी इकोनॉमिकली भी बहुत आगे हम लोग बढ़ा है। 2016 में जब मैंने पहली बार एज चीफ मिनिस्टर वहां में जो बजट देखा, तो बजट उस वक्त में पेश किया 12,500 करोड़ अपना राज्य का बजट 2016 में। अभी 2016 के बाद अभी लास्ट टाइम का जो बजट है 2023 का बजट डबल से भी ज्यादा हम लोग ने बढ़ा पाया है। अभी हम लोगों का बजट वी हैव क्रॉस 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ से भी हम लोग पार हो गया है। उसी प्रकार से अपना स्टेट का इनकम भी हम लोग अच्छा से जनरेट कर पाया है। जब स्टेट का इनकम जनरेट होता है तो लोगों का डेवलपमेंट के लिए, एरिया का विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हम लोग और वेरियस स्कीम्स हम लोग बना के लोगों तक ले जाने में सक्षम हुआ है।
पिछले 8 वर्षों में आप सबको पता है कि अरुणाचल के जनता के साथ में जोड़ने के लिए सरकार और जनता के बीच में ज्यादा गैप ना हो, इसलिए हमने सरकार आपके द्वार कैंप, जिसको अभी सेवा आपके द्वार कैंप भी जाना जाते हैं, उस कैंप के माध्यम से जितने भी जो ऑफिसर्स के माध्यम से आप लोगों का साथ में पूरा जुड़ने का हम लोग ने कोशिश किया। और आप लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम्स हो, राज्य सरकार का स्कीम्स हो, इस सरकार आपके द्वार और सेवा आपके द्वार कैंप्स के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का काफी प्रयास किया। आने वाला दिनों में इस इनिशिएटिव को और भी हमको आगे लेके बढ़ाना है। गांव-गांव में जो एक्चुअल जो बेनिफिशियरी है, जिनको जो अपना बेनिफिट मिलना चाहिए, वहां तक बेनिफिट पहुंचाने का पूरा कार्यक्रम हम लोग किया जाएंगे। तो अभी आगे का जो जर्नी है, हम सबको एक विकसित अरुणाचल बनाने का एक सपना हम सबको मिलकर काम करना होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका टेन्योर में अपना देश का इज्जत पूरा अभी बहुत ही ऊंचा स्तर पर पहुंचा हुआ है। पहले दुनिया में अपना देश का इज्जत उतना नहीं था। अभी आज देखिए, अपना प्रधानमंत्री जी जो विदेशों में, जो फॉरेन कंट्रीज में जाके टूर करते हैं और जो रेस्पेक्ट उनको जो मिलता है, देख के कितना गर्व होता है। सो आने वाला दिनों में भी एक विकसित भारत बनने का जो सपना है, आने वाला दिनों में अपना अरुणाचल को एक विकसित अरुणाचल बनने का जो सपना है, हम सबका एक सपना है। उस सपना को हासिल करने के लिए हम सबको एकजुट होके इस प्रदेश को आगे लेके जाना होगा। पॉलिटिकल पार्टीज तो हम लोग ने कई सारा देखा। मैक्सिमम कांग्रेस का टाइम में हम लोग ने देखा, वहां पे कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश को एक करप्ट सोसाइटी बना के रखा। बीजेपी सरकार आने के बाद आज आप लोग देखिए कि करप्शन का कोई भी जगह नहीं है अरुणाचल प्रदेश में। बीजेपी सरकार जो है, अपना परफॉर्मेंस लेवल पर हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं। बीजेपी सरकार ना ही हम लोग का क्लैन पॉलिटिक्स या ट्राइब पॉलिटिक्स हम लोग नहीं करते हैं। बीजेपी सरकार मनी पॉलिटिक्स भी नहीं करते हैं। बीजेपी पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं तो परफॉर्मेंस बेस्ड का ऊपर पर, डेवलपमेंट बेस्ड के ऊपर पर हम लोग पॉलिटिक्स के एजेंडा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सो आने वाला दिनों में एक विकसित अरुणाचल बनना चाहिए। 2047 में जब आजादी का 100 इयर्स होगा, उस वक्त में 2047 में अरुणाचल का भी नामकरण अरुणाचल प्रदेश बोल के 75 इयर्स हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। सो अभी से लेके 2047 तक एक विकसित अरुणाचल बन जाना चाहिए। ये सपना को सच्चाई में लेके आने के लिए आप सब लोग, जितने भी जो कार्यकर्ता है, आप लोगों को इस बार इलेक्शन में अच्छे से मेहनत करना होगा। अब अपना जो एमपी कैंडिडेट श्री किरण रिजिजू जी बहुत ही एक डायनामिक, एक परफॉर्मिंग एक लीडर है। वो केवल अरुणाचल को ही रिप्रेजेंट नहीं करता है, पूरे नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली में वो रिप्रेजेंट करता है। और उनको प्रधानमंत्री जी ने पहली बार फर्स्ट टाइम अरुणाचल से एक एमपी को यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। पहले मंत्री तो काफी लोग बना अरुणाचल से, मगर स्टेट मिनिस्टर तक में सीमित हो गया। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश बीजेपी सरकार ने अपना एक एमपी को यूनियन कैबिनेट का दर्जा दिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपना जितने भी अरुणाचल के वासियों को रेस्पेक्ट करते हुए किरण जी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है। और जो भी डिपार्टमेंट किरण को देता है, किरण जी पूरे देश के लिए बहुत अच्छा कार्य वहां पे करते हैं। सो इसलिए आप सब लोग, किरण जी के अगेंस्ट में बहुत सारा कैंडिडेट्स लोग ने यहाँ पे नॉमिनेशन फाइल किया हुआ है, आप सब लोग उनके बातों में बिल्कुल नहीं आना है। सबसे पहला बात तो ये है कि इस बार 400 पार, इस बार मोदी का सरकार, ये तय हो चुका है देश में। यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी सरकार आना तय है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनना पूरा तय है। इस दौरान यहाँ से दूसरा एमपी को भेज कर कुछ फायदा होने वाला नहीं है अरुणाचल प्रदेश के लिए, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग गलती नहीं करना है। हम लोगों को दूसरी बार किरण जी को कमल के बटन में दबा के किरण जी को यहाँ से थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में, एकदम ह्यूज मार्जिन के साथ में रुंगोंग से इलेक्ट करके दोबारा फिर हमको पार्लियामेंट भेजना है। ये करेंगे आप लोग? किरण जी को जिता के जरूर भेजना भाई।
इस बार जैसे हमारा कैंपेन चेयरमैन ने कहा, इस बार 2 तारीख में 2 जून और 4 जून काउंटिंग का समय है। 2 जून को हम पूरा चेक करेंगे 32 रुंगोंग में कुल मिला के 39 पोलिंग स्टेशंस है। यहाँ पे 39 पोलिंग स्टेशंस में पोलिंग वाइज हम चेक करेंगे कि आपने अपने एमएलए को कितना वोट दिया, तलिम ताबो जी को कितना वोट दिया। इसके बाद 4 तारीख में हम फिर दोबारा चेक करेंगे इस कॉन्स्टिट्यूंसी से 32 रुंगोंग से कि अपना एमपी किरण जी को आप लोग ने एक पोलिंग स्टेशन से कितना वोट दिया, ये हम जरूर चेक करेंगे। इसलिए आप लोग यहाँ से अच्छा से वोट दे के भेजिए। आगे का जो जर्नी है हम लोगों को डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट कौन करता है? डेवलपमेंट करेंगे सरकार। अभी आज यहाँ पे अपना तलिम ताबो जी का अगेंस्ट में जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं वो लोग बहुत सारा रूमर्स यहाँ पे फैलाता है। वो लोग बोलते हैं कि मैं सीएम साहब का आशीर्वाद है, वो लोग बोलते हैं कि हम तो डीसीएम साहब का आशीर्वाद है, डीसीएम साहब का हमारा पूरा सपोर्ट है। इस तरह से बहुत सारा रूमर्स यहाँ पे फैलाया जा रहा है। मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ, पेमा खांडू का उम्मीदवार, डीसीएम का उम्मीदवार, नरेंद्र मोदी साहब का उम्मीदवार है तो अपना तलिम ताबो जी ही है। इसका अलावा और कोई भी उम्मीदवार नहीं है, केवल अपना तलिम ताबो जी ही हमारा उम्मीदवार है। इसीलिए अगर आप लोग बीजेपी पार्टी को प्यार करते हैं, आप लोग नरेंद्र मोदी जी को प्यार करते हैं, आप लोग अपना मुख्यमंत्री को प्यार करते हैं, तो अपना 32 रुंगोंग से आपका वोट भी तलिम ताबो जी का और जाना चाहिए। ये आप सभी से मैं निवेदन और विनती करता हूँ। और दूसरी बात, यहाँ में कुछ कैंडिडेट्स लोग बोलते हैं अपने कैंपेन के जरिए कि अगर हमको एमएलए बनाया जाए तो मैं अपने जगह में मैं ये कर दूंगा, मैं वो करेगा, मैं ये बना दूंगा। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि डेवलपमेंट तो सरकार ही करता है और उनके पास जितनी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज आज अरुणाचल में जो लड़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एनपीपी, आउट ऑफ 60 कॉन्स्टिट्यूंसी एनपीपी का केवल सिर्फ 21 जगह में ही नॉमिनेशन वो लोग दर्ज कर पाया। और दूसरा जो पार्टी है एनसीपी केवल सिर्फ 14 जगह में 14। इसका बाद फिर कांग्रेस आईएनसी को तो सिर्फ 19 जगह, 60 का 60 लड़ने वाला उम्मीदवार ही नहीं मिलता है उन लोगों को। सरकार कहां से बनाएगा? सरकार बनने के लिए कितना एमएलए चाहिए? 31। अरुणाचल में सरकार 60 असेंबली सीट है, सरकार बनाने के लिए हमको एमएलए चाहिए 31। और उन लोगों का पॉलिटिकल पार्टीज का 20 से अधिक 30 भी नहीं पहुंचा है, मैक्सिमम 21 ही है उन लोगों का। 21 एमएलए नॉमिनेशन डाल के थोड़ी सरकार बनेगा। अगर गलती से, चलो आउट ऑफ 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, गलती से अगर 1-2 जगह नॉन बीजेपी वाला अगर जीत भी जाता है, गलती से, हाँ वो भी जीत भी जाता है, तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग अपना प्रॉमिस को कैसे निभाएंगे। आप सब जानते हैं कि एमएलए का पावर क्या होता है। एमएलए का पावर होता है अपना एमएलए लेट फंड। एमएलए लेट फंड केवल साल में 3 करोड़ है और ये 3 करोड़ को भी मैंने ही बना के दिया था। पहले 2016 में 1 करोड़ था, मैंने उसको 3 करोड़ बना के दिया था। तो 3 करोड़ से कैसे डेवलपमेंट करेगा? यहाँ रुंगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने जो बताया, इतना बड़ा यहाँ पे हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अभी जो काम मैंने आप लोगों के सामने में जो बताया, आने वाला दिनों में हम लोग करेंगे। रोड बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, एडीसी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे जनरल ग्राउंड बनाएंगे। इस तरह से बहुत सारा काम करना है। इन सारा कामों में हजारों करोड़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। तो उनका जो अगर एमएलए इनकेस बन भी जाने से ये सब काम कहाँ से पैसा लेके करेंगे? साल में केवल 3 करोड़ ही होता है एमएलए का पास में। तो 3 करोड़ इंटू 5 साल, 15 करोड़ हो गया 5 साल में उनका। आपको तय करना है 5 साल में रुंगोंग के वासियों, 5 साल में 15 करोड़ चाहिए ना 5 साल में हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए।
ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। आप लोग कैलकुलेशन कीजिए। डेवलपमेंट तो सरकार को ही तो करना है, और सरकार बीजेपी ने जिनको टिकट दिया है, इनको अगर आप लोग वहां ईटानगर हमारे साथ नहीं भेजेगा तो आपका जगह कैसे डेवलपमेंट होगा? 2019 से 24 का जो जर्नी था, आप सबको पता है कि 2 साल तो पूरा कोविड ने खा दिया। इसका बावजूद भी हम लोग ने बहुत डेवलपमेंट कर पाया। मगर इस बार हमने तय करके रखा हुआ है कि 24 के बाद के जो जर्नी है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का जो डेवलपमेंट जो है, मैं पर्सनली जाके हम मॉनिटर करेंगे, पर्सनली जाके मैं मीटिंग भी करूंगा। और साथ ही साथ मैं आज जहां से सियांग भी जा रहा हूं, वहां सियांग में भी इस बात को बोलेंगे। गवर्नमेंट बनने का बाद में, सरकार बनने का बाद में मैं दोबारा इस डिस्ट्रिक्ट में आऊंगा। आने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट के जितने भी जो ऑफिसर्स हैं, उनके साथ में बैठकर, एमएलए के साथ में बैठकर, पंचायत के साथ में बैठकर, जितने भी जो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स है, उस गैप्स को हम एड्रेस करेंगे। मंजूर है आपको? मगर आप सब लोग जानते हैं, पेमा खंडू जो है काफी ट्रांसपेरेंसी है, बहुत अकाउंटेबिलिटी भी है, और हिसाब किताब में बहुत बराबर भी है कि नहीं? तो आज मैं जितने भी जो बात यहाँ पे बोला, आप लोग इनको यहाँ से जिता के भेजना। देखिए, अगर इनको यहाँ से जिता के नहीं भेजेगा तो मैं भी देखो, इस तरह से हम काम की खुला दिल से हम काम कर नहीं पाएंगे। ये सीधा बात है कि नहीं? एक हाथ से दो और एक हाथ से लो, है कि नहीं? तो इसलिए आगे आने वाला जर्नी को अपना पूरा आदि बेल्ट में अपना लुंगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी थोड़ा सा बैकवर्ड है, रोड नहीं है, ब्रिजेस नहीं है, एरिया बहुत टफ है। तमियो काका साहब के टेन्योर में इन्होंने पूरा अपना कोशिश किया। अभी लास्ट 5 साल का टेन्योर में तलन दाबो साहब ने अपना पूरा कोशिश किया, और इस बार मैं अशोक आप लोगों को वादा करता हूं कि इस बार मैं पर्सनली मॉनिटर करूंगा, एक एक चीज में मॉनिटर करके डेवलपमेंट को पुश करूंगा। तो इस चीज का आप लोग साथ दीजिएगा। और साथ ही साथ मैं जितने भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, आप सभी को भी निवेदन करेंगे कि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट जो एनफोर्स होता है, तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स और जितने भी एम्प्लॉइज लोगों को एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। इसका कंप्लेंट अगर इलेक्शन कमीशन में चला जाएगा तो एक्शन भी लिया जाएगा, इलेक्शन कमीशन एक्शन भी लिया जाएगा। मगर पार्टी की ओर से, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं डेफिनेटली अपना जितने भी जो सरकारी कर्मचारी है, उनको भी मैं वोट मांगना चाहेगा अपना पार्टी के लिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी के लिए भी बीजेपी का जो सरकार है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। 7 CPC को भी हम लोग ने यहाँ पे लागू किया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लोगों का जो तनख्वाह मिलता है, सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश को मिलता है। हमारा जो सेंट्रल पे कमीशन का आधार पर हम लोग चलाते हैं अपने राज्य में, जैसे ही यूनियन गवर्नमेंट सेंटर में DA का अनाउंसमेंट हो जाता है, साथ साथ उसको हम अपना स्टेट में भी DA का रोल आउट हम करते हैं। आने वाला दिनों में भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए हमको और भी काम करना है। इसलिए पार्टी का ओर से, बीजेपी पार्टी के ओर से मैं अपने जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उन सभी को भी अनुरोध करता हूं कि आपका बहुमूल्य वोट जो है बीजेपी की तरफ में जरूर दीजिएगा। तो इतना कहते हुए अभी थोड़ी देर बाद फिर मैं निकल जाऊंगा। वहाँ पांगिन में भी अपना ही डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे फिर हमको एडजस्ट करके फिर हमको पासीघाट पहुंचना है, और पासीघाट में भी कल रिले है। वहाँ से आके फिर हमको गेकू, उसके बाद फिर आलो में 9 तारीख को फिर आलो में है। फिर आलो के बाद में हमको ईटानगर पहुंचना है। 10 तारीख में अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी 10 तारीख को ईटानगर आएंगे। वहाँ पे अपना पार्टी का मैनिफेस्टो वहाँ पे लॉन्च करेंगे। मैनिफेस्टो लॉन्च करने के बाद में अभी हार्ड कॉपी तो आप लोगों को पहुंच नहीं पाएगा, मगर आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, मैं व्हाट्सएप में आप सभी को सर्कुलेट कर देंगे। और मेरा जितने भी जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, हमारा जितने भी जो युवाओं है, आप सभी से मैं अनुरोध करेंगे कि उस मैनिफेस्टो को लेके आप लोग अपना भारतीय जनता पार्टी के हमारा दोनों उम्मीदवार 32 रूमों के लिए तलन दाबो जी और वेस्टर्न पार्लियामेंट्री के लिए किरण रिजिजू जी, उस मैनिफेस्टो को लेके जनता के पास में फिर दोबारा आप लोग जाना है। आने वाला दिनों में किस किस फील्ड में हम लोग कैसे काम करने वाला है, उस मैनिफेस्टो में पूरा हम लोग ने रिफ्लेक्ट करके दिया हुआ है। तो हमारे पास केवल अभी 10 दिन ही बचा हुआ है। 19 अप्रैल को हम लोग मतदान हम लोग देंगे। तो हम लोगों के पास में 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक
10 ही दिन बचा हुआ है। इस 10 दिन में और भी जितने भी हमारा जो कार्यकर्ता है, यहाँ के मंडल अध्यक्ष के साथ में जो टीम है, कैंपेन कमेटी का जो टीम है, आप लोग रात दिन एक करके तनिम तबो जी और किरण जी के लिए आप लोग वोट मांगना, अपने जनता का पास में जरूर जाना और हमारा संदेश को भी लेके जाना कि हम सबको एक विकसित अरुणाचल बनने का सपना मिलके कंप्लीट करना है। हम सबको 32 रुंगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी को एक विकसित रुंगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी हम सबको एज टीम रुंगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी का हिसाब से हम सबको बनाना है। इसलिए हम सब पार्टी में बैठ के थम्पिंग मेजोरिटी में एमएलए और एमपी दोनों को यहाँ से जिता के भेजेंगे। ये इस तरह का कमिटमेंट लेते हुए आप सब लोग काम कीजिएगा। एमएलए यहाँ से जीतने के बाद आप लोग ने अपना वादा को आप लोग ने अपना वादा को रख दिया है। इसके बाद दोबारा फिर मैं अपना वादा को रखने के लिए मैं आपका कॉन्स्टिट्यूंसी दोबारा फिर आऊंगा, ये हमारे ओर से वादा है। तो इतना कहते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी जो लोग यहाँ पे आए हैं, हमारा पंचायत से लेकर गंगुला गांगुरीस, आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद प्रकट करते हुए अपना शब्दों को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय अरुणाचल, जय रुंगोंग। थैंक यू। वेल, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पीच को सुन के ऐसा लगता है कि आप लोगों की खुशी कुछ ज्यादा ही